हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी लेखपाल का पेपर अब दिन गिनने का समय आ गया है कि कितने दिन और बचा है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है ग्राम समाज एवं विकास, जिससे कि 25 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को हम पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं विथ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उसी संदर्भ में हमने 12 लेक्चर को यानी कि 12 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो मेरा 13वां चैप्टर अर्थात सबसे लास्ट चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर का नाम है लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन। इसमें कल हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। राजस्व विभाग और राजस्व परिषद के किसके अंतर्गत आता है, कौन कौन से प्रशासनिक जो लोग होते हैं इसमें कार्य करते हैं, इसके उत्तरदायित्व तो क्या है, समाज को लेकर, ग्राम पंचायतों को लेकर, जिला परिषदों को लेकर जो राजस्व विभाग है उसके दायित्व तो क्या है, कौन कौन से फील्ड में वह कार्य करता है, ठीक है ना। ये प्रशासन हो गया, राजस्व वसूली हो गया, जो भू का डेटा हो गया, जो भी जमीन का डेटा होता है किस प्रकार से उसको संग्रहित करता है, ये सब सारे चीज़ों को हमने 14 पार्ट में डिवाइड करके राजस्व विभाग के कार्यों को 14 भाग में विभाजित करके कल हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से देख लिया था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो मेरा दूसरा लेक्चर होगा इसका टॉपिक है राजस्व प्रशासन एवं उसके प्रमुख अधिकारी। तो आज हम कल राजस्व विभाग देखे थे, आज हम राजस्व प्रशासन देखेंगे। एक राजस्व एक न्यायिक होता है, एक प्रशासनिक होता है। हमने बताया था कि 1947 में न्यायिक और प्रशासनिक को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जबकि 1831 में इस राजस्व विभाग का गठन हुआ था अंग्रेजों के समय में। तो हमने यह भी बताया था कि प्रशासनिक जो इसका मुख्यालय है कहाँ पर है, न्यायिक मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोग के सब सारी चीज़ें विस्तार से पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है और ये बहुत ज़बरदस्त रिक्वेस्ट है आपसे, इसमें आपकी भी भलाई है, हमारी टीम की भी भलाई है, हमारे चैनल की भी भलाई है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि यदि हमारा सब्सक्राइबर्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो आने वाली सभी जो भी कोर्सेस हैं, चाहे एक बहुप्रतीक्षित एग्जाम पेट है जो कि ग्रुप सी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका संपूर्ण सिलेबस प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इसको सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट करिए कि हम लोग को और मोटिवेशन मिले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्व प्रशासन एवं उसके प्रमुख अधिकारी। तो राजस्व विभाग का जो एक डिपार्टमेंट है राजस्व प्रशासन एवं उसके प्रमुख अधिकारियों के बारे में कि राजस्व के प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी नियुक्त होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर या जिलाधिकारी होता है तथा सबसे निचले स्तर पर लेखपाल या पटवारी होता है। देखिए जो प्रशासनिक ढांचा बना हुआ है, हम यदि एक जिले को लेकर इसके प्रशासनिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो सबसे बड़ा राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता है वह जिलाधिकारी या फिर उसको कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजों के समय की है। इस बात को मैंने कल भी डिफाइन किया था कि कलेक्टर उस प्रशासनिक अधिकारी को बोलते हैं जिसका काम रेवेन्यू कलेक्शन का होता है, जिसका काम रेवेन्यू कलेक्शन का होता है। रेवेन्यू कलेक्शन का जो जिले का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है उसको कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो जिलाधिकारी है यह थोड़ा व्यापक पद होता है। जो आज का जिलाधिकारी का पद होता है यह व्यापक होता है, इसमें रेवेन्यू के साथ साथ और भी प्रशासनिक कार्य इंक्लूड होते हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय में जो कलेक्टर शब्द होता था वह सिर्फ और सिर्फ एक जिले या फिर एक क्षेत्र, एक विरासत का रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है। तथा सबसे जो निचले स्तर यानी कि जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं उसका लेखपाल या पटवारी, जिसका आप लोग पढ़ाई करना है, यानी कि आप लोग राजस्व डिपार्टमेंट के एक सिपाही बनेंगे, ठीक है। राजस्व अधिकारी के अंतर्गत निम्न अधिकारी व कर्मचारी आते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि राजस्व प्रशासन में उनके प्रमुख अधिकारियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर। अतिरिक्त का मतलब होता है सहायक, ठीक है ना। जैसे कि डीएम होते हैं उसके साथ सहायक डीएम भी होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि एडीएम है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो कमिश्नर हो गया और सहायक कमिश्नर, इसको अतिरिक्त कमिश्नर भी बोलते हैं कि जो उनकी इस काम में सहायता करता है। कलेक्टर के साथ साथ अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर के साथ साथ बंदोबस्त अधिकारी। बंदोबस्त अधिकारी, जो बंदोबस्त शब्द है यह भी कहीं न कहीं अंग्रेजों से ही लिया गया है। बंदोबस्त जो शब्द है यह भी कहीं न कहीं अंग्रेजों के समय से ही लिया गया है। तो बंदोबस्त अधिकारी का जो मेन काम होता है रेवेन्यू कलेक्शन का ही होता है। जब हमने वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब हम पढ़ रहे थे 1700 के उत्तरार्ध में,
93-84 में, ठीक है ना। इतिहास में इस सब बातों को हम और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। तो उस समय भी बंदोबस्त एक नाम की चीज़ आई थी। तो बंदोबस्त अधिकारी से सिर्फ आप इतना यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि बंदोबस्त अधिकारी कहीं न कहीं रेवेन्यू से ही जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और वो उसी का ही अधिकारी है। सहायक बंदोबस्त अधिकारी और अभिलेख अधिकारी, यह सभी जो भी राजस्व के कार्य हैं उसमें ये सब अधिकारी होते हैं। सहायक अभिलेख अधिकारी जिसे कि तहसीलदार भी बोलते हैं और नायब तहसीलदार सुपरवाइजर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रमुख तथ्यात्मक विवरण, इसका कुछ हम इसके अंदर की बात करेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय आपकी कितनी है उसका प्रमाण पत्र हो गया। तो इन सब और जो खारिज दाखिल होता है, ये कोई अपनी ज़मीन लिखाया, ज़मीन बेचा, तो किस तरीके से जो मालिक का हस्तांतरण होता है कि पहले आप मालिक थे, फिर आप मालिक होंगे, आप ज़मीन बेच रहे हैं तो आपके परिवार के कौन से लोग उस पर साइन करेंगे। इस तरीके से जो भी एक प्रक्रिया फॉलो होती है खारिज दाखिल में, यह भी इसी डिपार्टमेंट के काम में आता है कि भूमि का मालिक कौन होगा, ठीक है ना, और भूमि का बंटवारा किस प्रकार से, दो लोगों के बीच में भूमि का विवाद है तो किस प्रकार से भूमि के विवाद का निस्तारण होगा। यह भी कहीं न कहीं राजस्व के प्रशासनिक कार्यों में ही आता है, ठीक है। तो राजस्व विभाग विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, आपसे प्रश्न पूछ ले कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कौन सा विभाग बनाता है, तो राजस्व विभाग उसका आंसर होगा, क्योंकि राजस्व विभाग के अंतर्गत ही ये सारे प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं जो कि तहसील में बनाए जाते हैं। किसान बही आदि, जो किसान का बही खाता होता है, यानी कि किसान के पास जो उसके पास ज़मीन है उसका जो एक बही खाता होता है। खारिज दाखिल या फिर दाखिल खारिज भी बोलते हैं कि जिस प्रकार से आपने ज़मीन बेची, ज़मीन खरीदी, तो जो मालिक होता है, जो ज़मीन का मालिक होता है, उसका मालिकाना हक किस प्रकार से स्थानांतरण होगा, उसको खारिज दाखिल बोलते हैं। की रिपोर्ट तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत होती है। भूमि के हक, यानी कि भूमि का मालिकाना हक, सीमांकन एवं बंटवारा, कि किस प्रकार से भूमि एक इकट्ठी हुई, भूमि का बंटवारा हुआ दो लोगों में, तो किस प्रकार से मालिकाना हक ट्रांसफ़र होगा। और संबंधित बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि ये सब जो भी भूमि के हक, सीमांकन एवं बंटवारे से जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भूमि का विवाद कहीं पर हो गया तो एसडीएम साहब तुरंत वहाँ पर आते हैं, क्योंकि भूमि के हक एवं बंटवारे का जो कार्य होता है वह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम के पास ही होता है, उनके सामने ही इस चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत के सदस्यों, जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, जो पंचायती राज की 3 बॉडी होती है, ग्राम पंचायत, ठीक है ना, एक ब्लॉक में होता है जिसे हम क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, और एक होता है जिला परिषद, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई उप जिलाधिकारी द्वारा होती है। कि जैसे जो पंचायती राज की बॉडी है, चाहे वो ग्राम पंचायत सदस्य होंगे या फिर प्रधान हो गए, उनसे संबंधित, यानी कि निर्वाचन मतलब कि इलेक्शन से संबंधित कोई भी चीज़ जो होती है, संबंधित याचिकाओं की सुनवाई, कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, कोई समस्या आ रही है, तो वो सब सारी समस्याओं का जो भी याचिकाएं होंगी, याचिकाएं मतलब कि आपकी समस्याओं का एक बंद लेखा पत्र हम उसे बोल सकते हैं, तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होती है, उप जिलाधिकारी द्वारा होती है। उप जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। जैसे कि जो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, जो प्रधान हैं, उन्होंने कोई अपने निर्वाचन से संबंधित, अपने इलेक्शन से संबंधित कोई याचिका दी और जिलाधिकारी ने अपना एक निर्णय दिया, लेकिन उस निर्णय से वह ग्राम पंचायत जो था, जो ग्राम पंचायत सदस्य था, ग्राम प्रधान था, वह संतुष्ट नहीं हुआ, तो वह जिला न्यायालय में, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाए, सबसे पहले जिला न्यायालय से स्टार्ट करे और वहाँ पर उनके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है कि सर मैंने अपनी ये प्रॉब्लम बताई थी और मैं इनके न्याय से संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है। उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। देखो, जो उप जिलाधिकारी होता है वह जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यानी कि जिलाधिकारी के अंदर रहकर उनके कार्यों को ही वह करता है, सीखता है और आगे बढ़ाता है। भू अभिलेखों के रख रखाव, यानी कि जमीन का जो मालिकाना हक होता है, कि भू अभिलेख यानी कि ज़मीन का, जैसे कि आप लोग कभी सर्च मारते हैं तो आप लोग को दिख जाता है कि यह ज़मीन किनके नाम से है, ठीक है ना, इसकी लोकेशन क्या है। इस प्रकार का जो भी भू अभिलेख होता है, ज़मीन का डाटा होता है, उसका रख रखाव और जो उसका दायित्व होता है, जिम्मेदारी होता है, वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिलाधिकारी के पास होता है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण
वह सर्वेक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है, जहां पर इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है, प्रशिक्षण मिलता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण व सर्वेक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा हरदोई जिला। ठीक है ना, राजा टोडरमल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ 5 अक्टूबर सन 2004 में हुआ था। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में कृषि दुर्घटना बीमा का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपकी फसल बिल्कुल तैयार है, किसी दुर्घटना बस उसमें आग लग गई। जैसे कि आप लोग गांव में देखते होंगे कि जब गेहूं की फसल तैयार होती है तो मार्च और अप्रैल का महीना होता है, गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। ठीक है ना, तो कभी कभी जब आपके खेत में से लाइन के तार जाते हैं तो उनके बीच में कभी चिंगारी निकल जाती है। जैसे कि आपके खेत में ट्रांसफार्मर लगा है ट्यूबवेल के लिए, तो ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि खेत में आग लग जाती है, असमय अधिक बरसात हो गई, बर्फ गिर गया तो फसल नुकसान हो गया। तो इस तरीके के लिए बीमा का जो प्रावधान है, बीमा मतलब कि आप एक फिक्स अमाउंट सरकार को देंगे। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है और 10 एकड़ के लिए आप फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को जमा किए और आपने अपने 10 एकड़ फसल का बीमा करवा लिया और आपकी फसल किसी दुर्घटना का शिकार हो गई, आग लग गया, ओलावृष्टि हो गई, उस पर फसल नुकसान हो गया, तो जितना अमाउंट तय रहेगा उतना अमाउंट आपको मिलेगा। इस तरीके की जो भी सुविधा है वह 5 अक्टूबर सन 2004 को शुरू किया गया था। अब बात करते हैं जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन की, जिसे हम ग्राम पंचायत में भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, राज्य में सर्वाधिक 75 जिले हैं। जिला प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह जिलाधिकारी होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, या फिर उसको जिला कलेक्टर भी बोलते हैं। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, जिसे हम यूपीएससी के अंतर्गत आप लोग पढ़े ही होंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में 3 जो जॉब होती हैं वह आता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। यह सब अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। ठीक है ना, हमारे देश में 3 प्रकार की ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक तो हो गया आईएएस, एक हो गया आईपीएस, एक हो गया आईएफएस। ठीक है, अथवा राज्य सिविल सेवा का पदोन्नत अधिकारी होता है। जैसे कि आप यदि पीसीएस से भी जो राज्य सेवा के चयनित अभ्यर्थी होते हैं, कुछ वर्षों बाद यदि उनका भी प्रमोशन हुआ तो वह भी जिलाधिकारी के पद पर जा सकते हैं या फिर जाते हैं। जिलों को पुनः उपमंडलों में विभाजित करके, जैसे कि एक जिला हो गया बड़ा, तो उस जिले के कुछ क्षेत्रों को उपमंडलों में विभाजित कर दिया जाता है कि 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल, एक जिले में 4 मंडल हो गया, क्षेत्रों को विभाजित कर देते हैं। जिसका प्रशासनिक प्रधान एसडीएम होता है, जो उपमंडल होते हैं उसका प्रशासनिक जो हेड होता है वह एसडीएम होता है। उपमंडलों को पुनः फिर उपमंडलों को भी, जैसे कि सपोज करिए कि 50 गांव का एक जिला था, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि 60 गांव का एक जिला था, मानने में क्या है 10 और बढ़ा लो, तो 20-20 गाँव को हमने एक एक मंडल में विभाजित कर दिया कि एक जिला 60 गाँव का, 20 गाँव का एक उपमंडल, 20 गाँव का एक उपमंडल, 20 गाँव का एक उपमंडल। और उस उपमंडल का जो प्रशासनिक प्रधान होता है वह एसडीएम होता है, और उस 60 गांव अर्थात एक जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वह डीएम होता है। अब 20 गाँव को भी हम तहसील में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, पुनः तहसील या तालुका में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है। ठीक है ना, तो तहसीलदार भी अपने आप में जो तालुका होता है उसका एक सबसे विशिष्ट और सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, और जो उपमंडल होते हैं उसका सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम होता है, और संयुक्त जिले का जो सबसे प्रशासनिक अधिकारी होता है वह डीएम होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तहसीलदार तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी होता है, जो करों की वसूली करता है। यहाँ तहसील का विभाजन पुनः गाँव में होता है, ठीक है ना। तहसीलदार जो होता है वो टैक्स कलेक्शन का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। तहसील शब्द का अर्थ राजस्व संग्रह या सृजन से होता है। जो तहसील में कार्य होता है, जहाँ का हेड तहसीलदार होता है, उसका जो मेन कार्य होता है वह राजस्व का संग्रह, यानी कि पैसे एकत्रित करना। जैसे कोई अपनी ज़मीन लिखाया और कुछ भी कोई कलेक्शन आया, कोई टैक्स का कलेक्शन आया, तो उसका संग्रह तहसील के ही माध्यम से होता है। तथा दार का अर्थ, जैसे कि तहसील हो गया, और दार का अर्थ होता है धारक या फिर पद को ग्रहण करने वाला, अर्थात राजस्व संग्रह करने वाला वह तहसीलदार होता है। और उसके जो कुछ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार हो गया, लेखपाल हो गए, यह सब उसके सहायक कर्मी होते हैं और साथ मिलकर कार्य करते हैं।
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालय की। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 2333 राजस्व न्यायालय हैं, ठीक है ना, जहां पर राजस्व संबंधित एक्टिविटी होती है। इन न्यायालयों में सबसे निचली अदालत नायब तहसीलदार की तथा सबसे ऊपरी अदालत राजस्व न्यायालय की होती है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 2333 न्यायालय हैं और सबसे निचली नायब तहसीलदार की और सबसे ऊपरी राजस्व न्यायालय की होती है, ठीक है ना, जिसका मुख्यालय हमने कल पढ़ाया था कहाँ पर है। बात करते हैं राजस्व लेखपाल की। लेखपाल जो कि छोटे क्षेत्र के प्रत्येक खेत का लेखा जोखा तथा अन्य भू अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखा जोखा रखने वाला शासकीय अधिकारी होता है। जैसे कि कहीं भी जमीन का डिस्प्यूट हुआ, दो पक्षों में वाद विवाद हुआ, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं लेखपाल को बुलाओ, ठीक है ना, क्या बोलते हैं लोग कि लेखपाल को बुलाओ, क्योंकि उसके पास इसका लेखा जोखा है कि कौन सी ज़मीन किसकी है। और यह जो लेखपाल होते हैं यह 4-6 गाँव के ही होते हैं, यानी कि 1-2 गाँव के ही होते हैं, पंचायतों के ही होते हैं, क्योंकि इनके पास वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। ये सब कुछ अपने कॉपी में मेंशन किए रहते हैं, अब तो डिजिटल भी हो रहा है, ठीक है ना। तो लेखपाल हल्के क्षेत्र का मतलब कि कम भू आकार वाले क्षेत्र के प्रत्येक खेत का लेखा जोखा, यानी कि एक गांव की जिम्मेदारी उनके पास है, तो एक गांव के ज़मीन का संपूर्ण लेखा जोखा कि कौन सी ज़मीन गवर्नमेंट की है, कौन सी ज़मीन ग्राम पंचायत की है, कौन सी ज़मीन बंजर है, कौन सी ज़मीन ऊसर है, कौन सी ज़मीन फलाने की है, कौन सी ज़मीन ढिकाने की है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगा। तुरंत उनको आप 200 रुपये देंगे, वो तुरंत आएंगे और उसका जांच वाच करके जाएंगे। मैंने 200 रुपये की बात इसलिए की कि शायद मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि यदि आप कानून गो और लेखपाल को अपने निजी काम के लिए बुलाते हैं, आपके बीच में कोई ज़मीन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो एक दिन की सैलरी आपको शायद उनको देनी पड़ती है। इस तरीके की भी व्यवस्था है, पहले तो थी लेकिन अब शायद है कि नहीं है, आप लोग इसको इंजॉयमेंट के लिए सर्च करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कानूनगो यदि आप बुलाते हैं अपने निजी काम के लिए, आप लोगों ने विवाद कर लिया और निजी काम के लिए अपना ज़मीन नापने के लिए आपने उनको बुलाया, तो शायद उस दिन का जो खर्च होता है, जो उनकी सैलरी होती है, वो कुछ आपको पे करना पड़ता है। लेखपाल गांव की भूमि का पूर्ण विवरण रखता है। जैसे कि लेखपाल है तो गांव की जितनी भी भूमि है संपूर्ण विवरण उसके पास होता है। किस किसान के पास कितनी भूमि है, भूमि का स्वरूप कैसा है, ठीक है ना, कि भूमि पहाड़ी है कि पठारी है कि समतल है, ठीक है, भूमि पर कितना लगान निर्धारित है, इन सभी की जानकारी लेखपाल के पास होती है। जब आपके भूमि का बीमा आता है तो किस आधार पे आपकी फसल पे बीमा मिलेगा, इस चीज़ को डिफाइन करने वाला भी लेखपाल ही होता है, क्योंकि जब वो आपकी भूमि का स्वरूप निर्धारित कर सरकार को देगा, तब उसी स्वरूप के आधार पर कि आपकी ज़मीन कितनी उपजाऊ है, उसी आधार पर आपको बीमा मिलेगा। लेखपाल की भूमिका भूमि अधिकारी के रूप में होती है। आपसे पूछ ले कि भूमि अधिकारी कौन होता है, तो लेखपाल होता है। उनके पास भूमि का समस्त लेखा जोखा होता है, जिस गांव के वह लेखपाल होते हैं। किसानों के खेतों में कूप, नलकूप एवं वृक्षों के आवरण का निर्धारण लेखपाल ही करता है कि आपके खेत में कूप है, यानी कि कुआं है, कि बोरिंग है, कि कितने पेड़ हैं, वृक्ष हैं, इस प्रकार का सारा निर्धारण करता है। कृषक के निधन के बाद तहसीलदार या अपर जिला कलेक्टर अनुमंडलाधिकारी की आज्ञा से लेखपाल उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण करता है कि उनसे साइन लेकर, जैसे कि किसी के पिता के बुजुर्ग हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो उनके बच्चों में किस प्रकार से भूमि का वितरण होगा, जो अपर जिला कलेक्टर होते हैं उनके साइन से उनके बच्चों में भूमि का स्थानांतरण या फिर उनके नाम से भूमि लेखपाल करता है। भूमि संबंधित विवादों का निपटारा भी लेखपाल के माध्यम से होता है। जब सारा विवरण उसी के पास है कि कौन सी ज़मीन किसकी है और कितनी ज़मीन किसकी है, तो निपटारा भी तो ही करेगा ना। चूँकि लेखपाल के पास समस्त भूमि का लेखा जोखा होता है, इसलिए इस विवाद को वह आसानी से हल कर सकता है। अब बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भूमि विक्रय करता है तो क्रेता के नाम भूमि का हस्तांतरण भी लेखपाल द्वारा होता है, जिसे हम खारिज दाखिल भी बोलते हैं, ठीक है ना, कि हमने सपोज करिए कि आपको ज़मीन बेची या आपने हमको ज़मीन बेची, तो किस तरीके से मालिकाना यानी कि मालिक के रूप में आपका हस्तांतरण होगा कि आप उस ज़मीन का मालिकाना हक आपको मिलेगा। इसका भी जो कार्य करता है वो लेखपाल करता है। लेखपाल के पास अनेक प्रकार के भूमि संबंधित कागजात होते हैं। इन कागजात के माध्यम से लेखपाल ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का नियंत्रण रखता है।
डॉक्यूमेंट का मतलब कि सारा लेखा जोखा जो भी भूमि का है वो उसके पास होता है। जब आपने लेखपाल को देखा होगा तो बड़ी सी पोटली लेके वो घूमता रहता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। लेखपाल के पास खसरा, जिल्द बंदोबस्त, गांव का नक्शा, खतौनी। खसरा खतौनी जो होता है यह किसान के लिए होता है जिनके पास ज़मीन होती है, या ज़मीन के ही डॉक्यूमेंट हैं, एवं रोजनामचा जैसे महत्वपूर्ण कागजात होते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 लेखपाल के संबंध में उल्लेख करती है कि लेखपाल अपने हल्के क्षेत्रों में कार्य करता है। हल्के क्षेत्र का मतलब कि जहाँ तक उसका कार्य क्षेत्र होता है, जहाँ तक का वह लेखपाल होता है उसी क्षेत्र में वह कार्य करता है। ये तो स्वाभाविक है। लेखपाल अपने हल्के में प्रत्येक गांव का प्रत्येक वर्ष खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करता है, जिसे पड़ताल भी कहते हैं। लेखपाल जिस क्षेत्र का लेखपाल है यह उसके लिए जरूरी है कि वर्ष भर में 3 बार वह सबके खेत में जाए और उसका निरीक्षण करे कि क्या चल रहा है यहाँ पर, और उसका एविडेंस कलेक्ट करके अपने यहाँ नोट करे। पहली पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं। जब खरीफ का मौसम आता है, यानी कि जब बरसात शुरू होने वाली होती है, यानी कि जून और जुलाई की बात हम कर रहे हैं, तो एक पड़ताल तो उस समय करनी चाहिए जो 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। मैं बोल रहा हूँ जुलाई अगस्त, यानी कि इसको खरीफ का मौसम बोलते हैं। और दूसरी पड़ताल को रबी पड़ताल कहते हैं। यह जनवरी से प्रारंभ होती है, जब रबी की फसल की बुआई हो जाती है। रबी की फसल की बुआई का हमने समय देखा था कि अक्टूबर, नवंबर और कुछ दिसंबर के पहले सप्ताह तक होता है। तो जब रबी की बुआई कंप्लीट हो गई तो जनवरी में लेखपाल जाकर वहां पर मुआवना कर सकता है। तीसरी पड़ताल जायद में होती है जो 1 मई से प्रारंभ होती है। जो पटवारी पद का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी द्वारा हुआ था, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट करके, ठीक है ना, जब दिल्ली का शासक बना था तो पटवारी शब्द यानी कि पटवारी जैसा कार्य उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जिससे अकबर के शासनकाल में कुछ सुधार किया गया, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही हुमायूं फिर से शेरशाह सूरी को डिफीट करके शासन में आया तो 1 वर्ष के अंतराल में उसकी मृत्यु हो गई, फिर अकबर आया, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी के द्वारा कार्यक्रम जो पटवारी का चलाया गया था उसको कंटिन्यू अकबर ने किया। ब्रिटिश काल में वर्ष 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त हुए। यदि मैं ब्रिटिश सरकार की बात करूं, आपसे प्रश्न पूछ दे कि हमारे भारतीय इतिहास में सबसे पहले पटवारी शब्द यानी कि पटवारी जैसा कार्य किसने स्टार्ट किया था, तो आंसर आपका होगा शेरशाह सूरी। और यदि ब्रिटिश काल की बात करें तो 1918 में, और प्रत्येक गाँव में यह लेखपाल, जब आपसे प्रॉपर लेखपाल पूछे तो 1918 में, ठीक है ना। ब्रिटिश काल में जब पटवारी पूछे भारतीय इतिहास में तो शेरशाह सूरी। चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह का मतलब कि आज़ादी के बाद की बात चल रही है, तो पटवारी शब्द और लेखपाल शब्द जो दोनों एक समतुलनात्मक रूप से ट्रेंड में चल रहा था, तो पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। अब यह पटवारी सिर्फ बोलने की बात है, लेकिन प्रशासनिक रूप से लेखपाल ही बोलते हैं, इसलिए आपका जो पेपर आता है उसको बोलते हैं राजस्व लेखपाल, ना कि पटवारी। वर्तमान समय में भूमि संबंधित कार्यों में लेखपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह खारिज दाखिल यानी कि जमीन की खरीद फरोख्त से संबंधित सारे कार्य वही करता है, अहम भूमिका निभाता है। खारिज दाखिल की प्रक्रिया तब होती है जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है, अर्थात कि भूमि का मालिक कोई और था लेकिन अब कोई और होने वाला है, कब्जे में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन होता है। जो खतौनी होती है कि इस खेत में कौन कार्य करता है, तो जब मालिक बदल गया तो जोतदार भी बदल जाएगा, अर्थात खतौनी भी बदल जाएगी। कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है, जिसे हम कृषि वर्ष बोलते हैं कि एग्रीकल्चर संबंधित कार्य होता है। इसे फसली वर्षा कहा जाता है। अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली होता है। खसरा एवं खतौनी से को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कर। देखिए यहाँ पे एक शब्द अमीन आया है, जैसे कि आप लोग यदि इसको सीरियस लेना तो अमीन एक व्यक्ति होता है कि जो कि कागज़ पत्तर लेके आता है, जैसे कि पनिकड़ हो गया, आपके खेत में कितना पानी आ रहा है, ठीक है ना, आपके ज़मीन पर कितना टैक्स है, जो कि काफ़ी मामूली है, ना के बराबर। मेरा तो ये मानना है कि यदि अमीन की सैलरी जोड़ दी जाए ना, तो जितना वो टैक्स वसूलता है और उसकी सैलरी से यदि हम कंपेयर करें तो शायद टैक्स कम ही आए, सैलरी उनकी ज़्यादा हो जाए। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसमें हमें इस तरीके से तुलना भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये फैक्ट भी है।
तो इस तरीके से हमने देख लिया कि लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन का हमने सेकेंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ग्राम समाज एवं विकास संपूर्ण तरीके से कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग अपने रिवीजन के पर्पज़ से एक शॉर्ट नोट्स बना के सारे वीडियो को देख डालिए, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा होगा और ग्राम समाज एवं विकास में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।